चेक 24/7 का जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हाल ही में श्रीनगर पार्लियामेंट्री जो नशिस्त है वहाँ से जो जीते हुए उम्मीदवार हैं आगा सईद रुहोल्लाह, जिन्होंने जो स्पीच पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच दी और स्पीच में जिस तरह से उन्होंने कश्मीर को लेकर बातें की, जिस तरह से कश्मीर को लेकर अपने मसाइल जो है वो उजागर किए, मैं लाइव इस मुद्दे पे करना चाह रहा हूँ कि क्या कभी कश्मीर से कोई ऐसा पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में जाके कश्मीर की बात इस तरीके से और इस अंदाज में की है? क्या जिन मेंबरों ने आज तक पार्लियामेंट यहाँ से इलेक्शन जीता, जिन लोगों ने जिन पे ट्रस्ट किया और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में गए, क्या इस तरह से भाषण दिया है या इस तरह से कश्मीर की लोगों की डिमांड्स जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी है या ऑनरेबल जो भी वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनके सामने रखी है? आगा सईद रुहोल्लाह की स्पीच के बाद ना जाने कितने लोग का रिएक्शन सामने आया है। कई लोग जो है उनके फैन बन चुके हैं और कई लोग जो है आगा सईद रुहोल्लाह की दाद देते हुए कहते हैं कि वाकई तौर पे कश्मीर में ऐसा कोई सियासी लीडर हमने नहीं देखा जिसने इस तरह का स्पीच पार्लियामेंट में, जहाँ पे 500 से ज्यादा जो है पार्लियामेंट मेंबर्स हो और उन मेंबरान के सामने इस तरह का स्पीच दे। हमने कई पार्लियामेंट मेंबर्स देखे हैं, लेकिन आगा सईद रुहोल्लाह ने जिस अंदाज में और जिस तरीके से अपनी जम्मू कश्मीर की मसाइल को सामने रखा, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई मसाइल ऐसे आज तक पार्लियामेंट मेंबर्स ने सामने रखे हों। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी इनकी है और फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने इलेक्शन जीते हैं, लेकिन हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ याद ताज़ा करवाना चाहते हैं कि आगा सईद रुहोल्लाह ने क्या कुछ कहा। 70 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, क्योंकि हमसे हमारे इख्तियारात छीने गए। डिसीजन हम नहीं लेते, आपका वाइस रॉय वहां पे डिसीजन लेता है, जिसे आप एलजी कहते हैं। नतीजा ये निकला अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का। आपने ये स्पीच को सुना ही होगा कि इन्होंने कौन से मसाइल सामने रखे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है, हालांकि आप जानते हैं जिस तरह से इन्होंने एक मुद्दे को छेड़ा, उसी मुद्दे को लेकर मैं लाइव शेयर आपके सामने रख रहा हूँ। लाइव आपसे रूबरू होकर आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जानते हैं कि 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 के बाद तकरीबन 6 महीने तक जो है कश्मीर में बंदिशें रही और उसके बाद जो है कोरोना की महामारी ने भी तकरीबन 5-6 महीने बंदिशें वहाँ पे भी रही, कर्फ्यू रहा, लोग बाहर नहीं निकलते थे। इस दौरान जो है कई निशिस्तें यानी कई पोस्टें जो है चाहे डिपार्टमेंट्स में पूरी कर दी जानी थी, वो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि समय सरकार को नहीं मिला। लेकिन आज अगर आज की बात करें तो आगा सईद रुहोल्लाह ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि आप जानते हैं कि हाल ही में एक ऐलान हुआ है जिसमें जो है तकरीबन 4500 पोस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती की जाएगी, लोग कांस्टेबल भर्ती की जाएगी। लेकिन वहाँ पे जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स की है। लेकिन आगा सईद रुहोल्लाह ने पार्लियामेंट में ये बात रखी है कि 2019 और 2020 की महामारी में लोग बड़े परेशान हुए और जो निशिस्तें, जो पोस्टें उस वक्त फुल कर दी जानी थी, वो उस टाइम समय ना होने की वजह से नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ लोग हैं, कोई नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो ओवरेज हो चुके हैं या ओवरेज जो है लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारी ये हुकूमत से, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एज को रिलैक्सेशन दी जाए ताकि जो 32-33 साल के लोग जो है जो नौजवान हो चुके हैं 2019 के बाद, उनको भी मौका मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि 2019 के बाद हमने देखा कि उतनी, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने मोदी जी ने ऐलान किया है कि किस तरह से जो है 10 लाख का पहला
पहले जो है फाइनेंशियल हेल्प जो मिलता था, स्पॉन्सरशिप्स मिलती है, आपको 10 लाख विदाउट गारंटी आपको लोन मिलता था, आप कोई भी यूनिट जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है ये आपको 20 लाख हो गया विदाउट गारंटी, आप कहीं से भी लोन जो है अपने यूनिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए अवेल कर सकते हैं, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की शरह को जो है उसे कम किया जाए। मुख्तलिफ स्कीम्स आई हैं, अगर बजट के हवाले से बात की जाए तो मुख्तलिफ स्कीमें आई हैं, चाहे वो रोड के लिहाज से हो या ब्रिजेस के लिहाज से हो या बाकी PMAY के लिहाज से हो, काफ़ी फंड्स जो है या स्कीम्स को जो है और इनको इंक्रीज किया गया और नई स्कीमें नई जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि किस तरह से आगे से रोला क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर है, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट जो है उन्होंने जीती है, बड़े मार्जिन से उन्होंने जीता है। लेकिन जो तौक़ात जो उम्मीदें लोगों ने उनके साथ रखी थी वो उम्मीदें जो है हमें ये लगा कि वो उम्मीदें जिस तरह से उन्होंने वादा किया था अपने कैंपेन में, जहाँ जहाँ पे वो कैंपेन करते थे, जो उन्होंने वादा किया था कि आप हमें वोट देंगे तो इसकी मैं हिफाजत करूँगा और आपके वादों में खरा उतरने की कोशिश करूँगा, तो वो हक जो है वो आगे से ने जो है अदा करते हुए हमें दिखाई दिए। एक पार्लियामेंट मेंबर का यही काम होता है कि लोगों के मसाइल को उजागर करे, लोगों की परेशानी को दूर करने में उनकी हेल्प करे। और पार्लियामेंट सबसे बड़ा सदन होता है, ये एक मुल्क का सबसे बड़ा सदन पार्लियामेंट होता है। लोकसभा राज्यसभा की अगर बात करें जहाँ पे डिमांड्स रखी जाती हैं, एक स्टेट की डिमांड्स रखी जाती हैं, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं उनकी जो है डिमांड्स रखी जाती है। लेकिन जिस तरह से आगे से अल्लाह ने ये डिमांड्स अपनी रखी है, जिस तरह से उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जिस तरह से उन्होंने बाकी इश्यूज पे जो है बात की, मुझे नहीं लगा कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP हो, या बाकी कोई ऐसी पार्टियां हैं, ऐसा कोई भी लीडर हमने मेरे अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि जिसने खुलकर जो है माननीय प्राइम मिनिस्टर के सामने या यूनियन मिनिस्टर्स के सामने अपनी डिमांड रखी हो। और कहीं ना कहीं लोगों के साथ जब हमने बात की, क्योंकि हम ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है क्योंकि ऐसा लीडर हमें होना चाहिए जिसको हमें वोट किया है, जिसको हमें सपोर्ट किया है, जिसने कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बात जो है वो पार्लियामेंट में जो है बोली है, बताई है, हमारे मसाइल क्या है, हम क्या चाहते हैं। हर जगह कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट के साथ साथ पीस भी है और सब अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। और मुख्तलिफ स्कीमें जो आई हुई हैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, वो भी अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो खुद के लिए भी जनरेट कर रहे हैं और लोगों के लिए भी जनरेट कर रहे हैं, बाकी जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट मेंबर, एक मेंबर का होना, एक मेंबर का अपने लोगों के प्रति इतना हमदर्द होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से लोग सुबह 6 बजे से घर से निकल जाते हैं और शाम के 6 बजे तक अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने नुमाइंदा चुनने के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं, तो उस नुमाइंदे को भी चाहिए कि वो ईमानदारी, डेडिकेशन के साथ जो है उन लोगों के उन उम्मीदों पे जो है वो खरा उतरे। नाज़रीन, मेरे लाइव करने का मकसद ये था कि किस तरह से आगे से बोला ने अपने पार्लियामेंट में, अपने बजट के सेशन में किस तरह से अपने जम्मू कश्मीर की बात की है। लेकिन हमारा मुद्दा और मकसद ये कहने का था कि हमारे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जो भी पार्लियामेंट मेंबर, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जिन पे लोग अपना भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो यहाँ से जीत के पार्लियामेंट में जाते हैं। उनको चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अवाम की, उनकी हित की बात करें, उनकी फ़ायदे की बात करें और पार्लियामेंट में जाके बात करें। हमने कश्मीर में कई पार्लियामेंट मेंबर हमने लास्ट सेशन में देखे थे, लेकिन खुलकर एक्सेप्ट सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के बिना हमने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जिसने वहाँ पे खुल के ऐसी बात की होगी। चाहे वो अनंतनाग की बात करें, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो हमने कोई लीडर ऐसा नहीं देखा जिसने कहीं कश्मीर की बात, कश्मीर के अवाम की बात की होगी, डेवलपमेंट के लिहाज से कोई बात की होगी या प्रोजेक्ट्स के लिहाज से कोई बात की होगी। लेकिन आज पहली मरतबा मुझे भी अच्छा लगा ये सुन के कि कोई ना कोई जो है वहाँ भी अपनी डिमांड्स रख रहा है और ये डिमांड्स जो है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है जम्मू कश्मीर को लेके बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है और करना चाहती है। और उम्मीद और मान लोगों का यही है कि डेवलपमेंट के काम हो, अमन चैन और सुख शांति हो, और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो बढ़ रही है इस पर भी कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल जो है वो पाया जाए। और साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कैजुअल लेबर्स को लेके है, क्योंकि 61,000 कैजुअल लेबर्स पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं। कई लोग जो हैं वो अवरेज हो चुके हैं, कहीं जो है वो फोत हो चुके हैं,
उनकी उनकी या तो वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हलाक हुए हैं, कहीं वो काम के दौरान ड्यूटी के दौरान हलाक हो चुके हैं, या कई ऐसे भी लोग हैं जो इंतकाल नेचुरल डेथ उनकी हो चुकी है, लेकिन इसी आस में थे, इसी आस उम्मीद में थे कि कहीं ना कहीं एक ना एक दिन हम जो है परमानेंट हो जाएंगे। सरकार को चाहिए कि जो लेबर्स जितनी भी हैं, जो 61,000 का एक रेशो हमारा डाटा सामने आया था, उन 61,000 को परमानेंट किया जाए ताकि वो भी अपनी डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ अपने फ़र्ज़ अंजाम दें। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए एसपीओज़ की बात अगर करें तो एसपीओज़ भी फ्रंट लाइन पे रहते हैं और वो उन पुलिस कांस्टेबल्स के साथ रहते हैं जो अच्छी तनख्वाह जो है मंथली देते हैं, लेकिन ये एसपीओज़ 6,000, 9,000 या 12,000 की सैलरी पे दिन दुबी और रात चुपी मेहनत करते हैं, 24/7 हम कह सकते हैं काम करते हैं और लोगों के लिए फ्रंट लाइन पे काम करते हैं। कई एसपीओज़ अपनी जान की कुर्बानी जो है वो फ्रंट लाइन पे दी है। तो हुकूमत और सरकार को चाहिए कि उन एसपीओज़ को परमानेंट करने की भी जो है ये कोशिश की जाए और साथ साथ कैजुअल लेबर्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो कई साल से इस उम्मीद पे हैं, इस आस पे हैं कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में उनका भी जो है ये मुद्दा उठाया जाएगा और उसको जो है फुलफिल किया जाएगा। कहीं लोग ऐसे हैं जो अवरेज भी हो चुके हैं और कहीं लोग हैं जो जिंदगी की हार जो है जंग जो है इसमें लड़ते लड़ते हार चुके हैं। उम्मीद यही की जाती है कि सरकार आने वाले वक्त में कैजुअल लेबर्स और एसपीओज़ के बारे में ठोस इक़दाम उठाएगी ताकि आने वाले वक्त में ये जो कैजुअल लेबर्स हैं अपनी डेडिकेशन, ईमानदारी के साथ काम करें और एसपीओज़ भी अपने फ्रंट लाइन पे अच्छे तरह से काम कर सके। मेरी जानकारी अपडेट के लिए आप देखते रहिए जगह 24/7। किसी और मुद्दे पर फिक्र के बाद फिर मिलेगा आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।